वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम चैप्टर 8 कर रहे हैं एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 कर रहे हैं हम। ये मिसेली का बुक से हम लोग कर रहे हैं एंड दिस इज़ फॉर योर लॉ एंड इकोनॉमिक्स। नाउ इस चैप्टर में ना हम ट्रेडिशनली देखेंगे कि हम लोग को कुछ क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट करना है। पहला क्वेश्चन है जो हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना है ना कि कौन से वो प्रॉमिस होते हैं जिनको एनफोर्स करना चाहिए। हम लॉ में यही बात करते हैं ना कि कौन से प्रोमिसेस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। अब जो आप ये यूनिट की बात करोगे, ये यूनिट 2 है आपका, और ये यूनिट हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। तो अब हम देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और ये डेफिनेशन आई कहाँ से। ये डेफिनेशन आती है आपकी इस बार्गेनिंग थ्योरी से, वही हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कौन सा प्रॉमिस एनफोर्स करना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर मान लो मैंने एक प्रॉमिस एनफोर्स कर दिया और वो ब्रीच हो गया, तो उस ब्रीच की रेमेडी क्या होनी चाहिए। तो हम दो क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि योर फादर सेड कि इफ़ यू गेट 95% आई विल बाय यू एन आईफोन। ठीक है, आपके फादर ने आपसे प्रॉमिस किया। अब क्या होता है, आप ले आते हो 95%। ठीक है भाई, पर आपके फादर आपको आईफोन नहीं दिलाते हैं। तो क्या ये जो आपने जो ये प्रॉमिस किया, क्या इसको कोर्ट्स एनफोर्स करेंगे कि नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है। कि आप अपने फादर को कोर्ट में ले जाके सू कर सकते हो कि मैं 95% लाया और ये आईफोन मेरे फादर ने नहीं दिया। तो क्या कोर्ट्स ऐसे प्रोमिसेस को एनफोर्स करेंगे, वो क्वेश्चन हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि ये कौन से प्रोमिसेस हैं जो एनफोर्सेबल होंगे, राइट। एंड दूसरा क्वेश्चन होता है कि हम अगर प्रॉमिस एनफोर्स किया एंड उसका ब्रीच हो जाता है तो हम क्या रेमेडी अपनाएं। अब मान लो एक प्रॉमिस था कि एक कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू बिल्ड योर हाउस फॉर ₹50 लाख। 50 लाख के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर आपको घर बना देगा, ऐसा एक एग्रीमेंट होता है, अग्री करता है वो। ठीक है, और ये ब्रीच हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर 25 लाख रुपए आपसे ले लेता है प्रीपेमेंट और भाग जाता है। तो अब ये जो एनफोर्सिएबल प्रॉमिस है, जो ये मेरा एनफोर्सिएबल प्रॉमिस होता है, उसके ब्रीच में मेरे को क्या रेमेडी मिलनी चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब बिकॉज रेमेडी में कैसे क्वेश्चन है, रेमेडी में कई कोर्ट्स बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर को कि तुम सिर्फ 25 लाख रुपए वापस दे दो। कई लोग कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे तुम 50 लाख तक पूरे वापस करो, बिकॉज ये वैल्यू थी। ये अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देते तो इस इंसान को 50 लाख की वैल्यू मिलती, पर क्योंकि तुमने वैल्यू पूरी नहीं करी तो इतना पेमेंट करो। कई कोर्ट्स बोलेंगे सिर्फ 25 लाख रुपए पे करो। कई लोग 50 लाख से ऊपर भी अवॉर्ड कर देंगे डैमेजेस बिकॉज फ्रॉड हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके के जो इन्फोर्सेबल प्रॉमिस जब ब्रीच हो जाते हैं तो रेमेडी कौन सी होती है, किस टाइप की रेमेडी होती है। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमको ना एनालाइज करने होते हैं। उसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सी थ्योरी आई है हमारे पास। उस थ्योरी को हम बोलते हैं बार्गेन थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। बार्गेन थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो सिंपली एक बहुत सिंपल सी लाइन बोलती है कि लॉ को वो प्रोमिसेस एनफोर्स कर देने चाहिए जो एक बार्गेन में दिए गए हैं। ठीक है, एक जो बार्गेन में प्रॉमिस दिया गया है उसको एनफोर्स कर देना चाहिए लॉ को। अच्छा, ये तो बोलते हैं ये तो बहुत सिंपल है, पर जब हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे ना इस स्टेटमेंट का, तब पता लगेगा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसाइट दी है हमको बार्गेन थ्योरी में, जो आज भी लॉ की लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है ना उसमें आपको अप्लाई करी हुई मिलती है। और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इसी बार्गेन थ्योरी ने जो हमें डेफिनेशन दी है ना एनफोर्सेबल प्रोमिसेस की, उस पर रिलाई करते हैं बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टू आइडेंटिफाई कि कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने बोला कि व्हाट प्रोमिसेस, पहला क्वेश्चन हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि व्हाट प्रॉमिस शुड बी एनफोर्सेबल एट लॉ। ठीक है, तो हमारा बार्गेन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो प्रॉमिस बार्गेन में दिया गया है वो इन्फोर्सेबल होगा,
जो प्रॉमिस नॉन बारगेन में दिया गया है वो अनइन्फोर्सेबल होगा। अगर बारगेन नहीं हुआ है तो ये अनइन्फोर्सेबल प्रॉमिस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सब्जी मंडी में आपको ठेला लगाते हैं एक आदमी, आप बहुत सारे लोग इस ठेले वाले के आगे से जाते हैं और ये बोलता है 50 रुपये का 1 किलो, 50 रुपये का 1 किलो, 50 रुपये का 1 किलो। तो क्या ये सबके ऊपर लागू है, या ये लाइबल है टू गिव एवरीबॉडी 50 रुपये का? वो तभी लाइबल होगा जब एक इंसान उठ के जाएगा और इस सब्जी वाले से बार्गेनिंग करनी शुरू करेगा, तब प्राइस डिसाइड होगा, राइट। अभी तो ये लोग तीनों के तीनों चले गए हैं, तो ये लोग नॉन बारगेन में आ गए हैं, तो ये ऐसे प्रॉमिस इनके लिए अनएनफोर्सेबल हो जाएंगे। तो नाउ अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये बारगेन के, हम बोल रहे हैं कि वो प्रॉमिस एनफोर्स कराओ जो बारगेन में दिया गया। अब ये बारगेन की डेफिनेशन तो हमें बताओ। तो बारगेन की डेफिनेशन में आपको 3 एलिमेंट्स बताए गए हैं। तो बारगेन के अंदर आपको 3 एलिमेंट्स बताए गए हैं। वो 3 एलिमेंट्स होते हैं, गौर करना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ओके, सो ये ऑफ़र क्या है? मतलब कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी को कुछ ऑफ़र देना होता है। जो सिंपल इंग्लिश की लैंग्वेज में मीनिंग होता है ऑफ़र का वही होता है, ठीक है। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफ़र दिया, फिर जो ये दूसरी पार्टी जिसको ऑफ़र दिया गया है उसको ये ऑफ़र एक्सेप्ट भी करना होगा। ऐसे नहीं है जैसे अभी सब्जी वाली के केस में वो ऑफ़र दे रहा है 50 किलो, पर एक आदमी आके जाता है कि मुझे तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट है 50 kg में। बाद बाकी 3 लोगों के लिए वो ऑफ़र उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा, वो आगे से चल दिए, तो वो बारगेन नहीं है, इसीलिए वो एनफोर्सेबल नहीं है। और कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब कुछ एक्सचेंज होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इसको बोलता है कि आई विल कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर यू, तो ये इसको बोलेगा मैं उसके बदले तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। अब ये जो कंसिडरेशन है ना, वो आपकी मनी कंसिडरेशन भी हो सकती है, वो आपकी कोई गुड कंसिडरेशन भी हो सकती है। वो बोलता है कि मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दूंगा एक हाउस, तो ये आदमी इसको बोलेगा मैं तुम्हें 1 बोरी 1 kg राइस दूंगा। बिल्कुल हो सकता है। अभी हम फेयरनेस को चेक नहीं कर रहे हैं कि ये कंसिडरेशन फेयर है या अनफेयर है। बिल्कुल एक घर बनाकर दे रहा है और उसके बदले आप 1 बोरी चावल दे रहे हो उसको, ये बहुत अनफेयर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल सी बात है, पंडित जी को ले लेते हैं। हमारे घर में बहुत बड़ा हवन पूजन कराते हैं, हम कितने रुपए देते हैं? 100 रुपये देते हैं, 200 रुपये देते हैं। पर जो हवन पूजन से जितनी पॉजिटिव एनर्जी आई है हमारे घर में, क्या उसको हम वैल्यू में तोल सकते हैं? तो ये अनफेयरनेस और फेयरनेस की बात नहीं कर रहा है बार्गेन थ्योरी। कुछ एक्सचेंज होना चाहिए। सर्विस का भी एक्सचेंज हो सकता है यहाँ पे कंसिडरेशन में। वो बोलता है कि मैं तुम्हें आईटी वेबसाइट सेटअप करके दूंगा, आईटी की सर्विस दूंगा, आईटी कंसल्टेंसी की सर्विस दूंगा। मैं सीए हूँ, मैं भी दिस पर्सन से वो बोलता है मैं तुम्हारी टैक्स फाइलिंग कर दूंगा, तुम मुझे घर बना दो, राइट। और एक कंसिडरेशन एक प्रॉमिस भी हो सकता है। अब ये प्रॉमिस कैसे? तो ये बोलता है मैं तुम्हें घर बना के दूंगा, फिर वो बोलता है मैं तुम्हें बोट बना कर दूंगा, एक क्रूज़ शिप बना कर दूंगा या क्रूज़ शिप खरीद कर दूंगा, तुम मुझे घर बना दो। तो ये प्रॉमिस भी हो सकता है। हम अनफेयर है या फेयर है कंसिडरेशन, हम इसकी बात बार्गेन थ्योरी में बात नहीं करते हैं। हम सिंपली देखते हैं अगर ऑफ़र हुआ है प्लस उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, प्लस उनके बदले कंसिडरेशन भी दी गई है, और वो कंसिडरेशन मनी फॉर्म में भी हो सकती है, गुड फॉर्म में भी हो सकती है, सर्विस फॉर्म में भी हो सकती है, प्रॉमिस के फॉर्म में भी हो सकती है, तो वो आपका एक बार्गेन कहलाएगा। और बार्गेन कहला दिया गया मतलब कि वो प्रॉमिस एनफोर्सेबल हो जाएगा। तो हम आते हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे 3 एलिमेंट्स हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। अब 2 आपको इंसानों के बारे में पता होना चाहिए। एक आपका होता है प्रॉमिसर, जो प्रॉमिस देता है, मतलब कि आई विल कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर यू, तो मैं प्रॉमिसर हो गया। प्रॉमिसी जो रिसीव करता है, प्रॉमिस मतलब कि जिसके लिए हाउस बनाया जा रहा है, और जो इंड्यूस करेगा प्रॉमिसर टू गिव द प्रॉमिस। अब वो इंड्यूस कैसे करेगा कि उससे वो करवाएगा कैसे? इस इंड्यूसमेंट को ही हम कंसिडरेशन बोलते हैं।
वो इंड्यूस कैसे कराएगा, वो बोलेगा मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। तो इसके लिए वो मनी भी हो सकता है, इंड्यूसमेंट कंसिडरेशन, गुड भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है एंड प्रॉमिस भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा बार्गेन है उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। लेट्स सी इन सारे केसेस में कि क्या ये इन्फोर्सेबल प्रॉमिस है या नहीं। तो केस 1 में क्या होता है, आपको ऑफ़र भी मिलता है, आपको एक्सेप्टेंस भी हो जाती है, पर आपको कंसिडरेशन नहीं मिलता है इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर वाला केस, आपके फादर बोलते हैं 95% लाओ आईफोन दूंगा मैं, ठीक है, ऑफ़र हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, कोई कंसिडरेशन नहीं थी यहाँ पे, तो ये अनएनफोर्सेबल हो गया। फिर क्या होता है, ऑफ़र हो जाता है पर एक्सेप्टेंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सब्जी वाले भैया का केस, वो बोलते ऑफ़र देते जा रहे हैं पर जिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा उनका ऑफ़र 50 kg का, वो आगे चलते गए, उन पर ये अनएनफोर्सेबल है। फिर एक केस आएगा जहाँ ऑफ़र भी होगा, एक्सेप्टेंस भी होगा एंड कंसिडरेशन भी होगा, तब ये एनफोर्सेबल बन जाएगा। पर एक ना बहुत केस आता है जिसमें क्या होता है, ऑफ़र भी हो रहा है, एक्सेप्टेंस भी हो रहा है एंड कंसिडरेशन भी हो रहा है, फिर भी वो अनएनफोर्सेबल बन रहा है। अरे अभी तो हम बोल रहे थे बार्गेन थ्योरी में अगर ये तीनों एलिमेंट्स आ जाते हैं, यस हो जाते हैं, तो एनफोर्सेबल होना चाहिए। फिर ये क्या है, तो ये केस होता है, कुछ हमारी लॉ की डॉक्ट्रिन्स होती हैं, यहाँ पे हमारी लॉ डॉक्ट्रिन्स होती हैं। तो एक उनमें से डॉक्ट्रिन है नो मीटिंग ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या होता है, आई विल सेल यू दिस कार फॉर ₹2 लाख, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में ऐसी वार्तालाप होती है, दो लोगों के बीच में ऐसी बात होती है कि आई विल सेल यू दिस कार फॉर 2 लाख। और जब ये लोग दोनों बातें कर रहे होते थे ना, ये प्रॉमिस जब ये लोग बोल रहे होते थे, तब वहाँ पर दो कार्स तो वहाँ पर ना 2 गाड़ियाँ गोदाम में खड़ी होती थी। इसको लगता था कि ये इस गाड़ी की बात कर रहा है, इसको लगता था कि इस गाड़ी, ये सामने वाले ये गाड़ी समझ रहा है कि मैं ये वाली गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ। तो फिर क्या होता है, तो आई विल सेल यू दिस कार फॉर 2 लाख रुपीज़, ठीक है। अब दिन आता है बेचने का, ये बोलता है लो भाई इस गाड़ी की चाबी ले लो, ये बोलता है नहीं तुमने तो इसकी बात करी थी। अब तुम देखा इस दिस के कारण से, बिकॉज स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ, दोनों के दिमाग नहीं मिले, नो मीटिंग ऑफ द माइंड, इसके कारण से हमारा ऑफ़र भी था, आई विल सेल ऑफ़र भी था, वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, यस आई विल बाय, एक्सेप्टेंस भी हो जाता है, कंसिडरेशन भी है मनी के फॉर्म में, बट मीटिंग ऑफ द माइंड नहीं होता है। इसके कारण से ये कोर्ट्स ऐसे वाले प्रोमिसेस कभी भी एनफोर्स नहीं करेंगे, राइट। और जो अब हमने फेयरनेस और अनफेयरनेस की बात करी है, यही बात यहाँ पे नोट लिखता है कि बार्गेन थ्योरी शुड डिटरमाइन कि बार्गेन अकर हुआ है कि नहीं। यहाँ इसको इंक्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बार्गेन फेयर है या अनफेयर है। फॉर एग्जांपल अभी हमने बोला कि 1 किलो चावल देंगे हम तुम्हें कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, अगर बार्गेन थ्योरी की डेफिनेशन लोगे, ऑल्दो रियलिटी में कोर्ट्स नहीं करेंगे इसको इन्फोर्स क्योंकि अनफेयरनेस आ रही है, पर बार्गेन थ्योरी के थ्रू अगर कोई जज जाना चाहे तो वो अनफेयरनेस फेयरनेस नहीं देखेगा, वो बस ऑफर एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन देखेगा। सो अब समझे। अब क्या होता है, अब वो बोलता है चलो हमको ये पता लग गया कि कौन सा प्रॉमिस एनफोर्सेबल होना चाहिए। वो प्रॉमिस एनफोर्सेबल होगा जहाँ ऑफर है, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन है। तो अब बोलेगा अगर मान लो ब्रीच हो जाती है, कोई मेरा प्रॉमिस तोड़ देता है, एक एनफोर्सेबल प्रॉमिस तोड़ देता है, तो मुझे रेमेडी के तौर पे क्या मिलना चाहिए। अगर कुछ भी रेमेडी नहीं मिलेगी मुझे ब्रीच के केस में, तो ऐसा होगा कि बहुत सारे प्रॉमिसेस टूटे जाएंगे, ठीक है। तो है ना, डैमेजेस बहुत तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं कंपल्सरी डैमेजेस होते हैं जिसमें एक्सपेक्टेशन, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब आपके अभी फर्दर आप चैप्टर्स करोगे तब आपको ये डैमेजेस समझ में आएंगे। प्यूनेटिव डैमेजेस होते हैं, मतलब कि ओवर एंड अबव जो कोर्ट्स अवॉर्ड करते हैं। लिक्विडेटरी डैमेजेस होते हैं, नॉमिनल डैमेजेस होते हैं। तो बार्गेन थ्योरी के पर्सपेक्टिव से प्रॉमिसी को मिलना चाहिए बेनिफिट ऑफ द बार्गेन। अभी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले की बात करी थी, एग्जाम्पल की यहाँ पे। तो अगर आप इस वाले को देखो तो इसमें क्या था, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होके कंप्लीशन हो जाता
तो मुझे 50 लाख रुपीज़ तक की वैल्यू का हाउस मिलता, राइट। मेरा संक कॉस्ट क्या हो गया, क्योंकि अब 25 लाख रुपए लेकर वो भाग गया, 25 लाख मेरा संक कॉस्ट हो गया। तो बार्गेन थ्योरी के अंदर में क्या मिलता है, कोर्ट अगर वो पकड़ा जाता है कॉन्ट्रैक्टर, तो कोर्ट बोलेगा कि इसको 50 लाख रुपए दो। क्यों? क्योंकि ये इसका बेनिफिट था बार्गेन से। अगर ये बार्गेन कंप्लीट हो जाता तो इसको 50 लाख का बेनिफिट होता। उस वक्त वो कोर्ट ये नहीं बोलेगा तुम 25 लाख रुपए रिटर्न करो। बार्गेन थ्योरी के अगर रूल से चलेगा जज, तो वो बोलेगा 50 लाख दो। ऐसा रेमेडी जब हम बोलते हैं, ऐसा डैमेज जब किसी को दिया जाता है ना, इन डैमेजेस को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन डैमेजेस, जो आप अभी चैप्टर 5 में और अच्छे से करोगे, तब हम एक्सपेक्टेशन डैमेजेस को और अच्छी तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली है कि प्रॉमिसी जो है, प्रॉमिसर तो जिसने प्रॉमिस तोड़ दिया, जिसको प्रॉमिस देना था, अब जिसका दिल टूटा उसको बेनिफिट ऑफ बार्गेन मिलेगा। कंपनसेशन क्या होगा, अब ये बेनिफिट ऑफ बार्गेन क्या होता है, हाउ वेल ऑफ फूड द प्रॉमिस हैव बीन इफ़ द प्रॉमिस हैव बीन केप्ट। वही अगर मेरा घर बन जाता तो मुझे 50 लाख की वैल्यू मिलती, इसी को एक्सपेक्टेशन डैमेज बोलते हैं। तो समरी ले लेते हैं। अब हमने क्या पहली बात करी कि कौन से प्रॉमिस एनफोर्सेबल होने चाहिए, जहाँ ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मेरी मनी में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है, सर्विस में भी हो सकती है, प्रॉमिस में भी हो सकती है। ये तीनों होने के बावजूद भी मेरा अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा अगर अदर डॉक्ट्रिन्स मेरी आ जाती है, जैसे कि नो मीटिंग ऑफ द माइंड्स, ऐसे करके। फिर रेमेडी क्या होगी, एक्सपेक्टेशन डैमेज की रेमेडी होगी, मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म कर देते तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है, उसी वैल्यू के इक्विवेलेंट मेरे को डैमेज मिलेगा। अब क्रिटिसिज्म ऑफ बार्गेन थ्योरी क्या होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली क्रिटिसिज्म तो आप ऊपर ही देख लो कि ये बार्गेन थ्योरी फेयरनेस अनफेयरनेस का कोई अनुमान ही नहीं रख रही है। भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना होने चाहिए कि जहाँ पर फेयरनेस और अनफेयरनेस है, जहाँ पे अनफेयरनेस है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होने चाहिए। हम लॉ कभी भी इस गोल से तो बनाते नहीं हैं। तो ये ना बार्गेन थ्योरी को जनरली अब सेकेंड वाला पढ़ो। इट कॉल्स फॉर रूटीन एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एनी बार्गेन just as long as it is a bargain regardless of how outrageous the terms may be। वही कि तुम मुझे घर कंस्ट्रक्ट करो, मैं तुम्हें 1 kg राइस दूंगा। कंडीशंस बार्गेन के बहुत आउटरेजियस है, पर बार्गेन थ्योरी बोलेगा कि इन्फोर्स करो। मतलब कि एक तरीके से जो अनफेयरनेस भी हो रही है ना, अनफेयरनेस भी हो रही है, उसको भी बार्गेन थ्योरी बोलता है कि आप इन्फोर्स करो। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। ये फर्स्ट सबसे बिगेस्ट फॉल्ट है। फिर एक डॉगमेटिक है रादर देन रिस्पॉन्सिव। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। तो क्या होता है, एक एल्यूमिनाई आता है, आपके कॉलेज में एल्यूमिनाई आता है, वो बोलता है कि मैं आपके लिए एक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करके दूंगा। कॉलेज भी बोलती है अरे वाह, हमको लाइब्रेरी मिल रहा है, हमें मंजूर है। तो देखो, ऑफर हुआ कि आई विल बिल्ड अ लाइब्रेरी फॉर यू। एक्सेप्टेंस भी हुआ, कॉलेज बोलता है यस प्लीज़ बना दो एल्यूमिनाई। पर क्या होता है, बिकॉज ये ना एक NRI सिटीज़न होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो ये वहाँ से ना इंडिया में फ़ंड आने में टाइम लगता है। मान लो इतने सारे फंड्स लेकर आने हैं, इसको 3 मंथ्स का टाइम लग रहा है। तब तक के लिए बार्गेन थ्योरी बोलेगी नहीं कर सकते हो एनफोर्स। भाई मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, जब एल्यूमिनाई चाह रहा है कि ये प्रॉमिस एनफोर्स हो जाए, कॉलेज चाह रहा है कि ये प्रॉमिस एनफोर्स हो जाए, तो तुम क्यों मना कर रहे हो। जस्ट फॉर द सेक कि कंसिडरेशन नहीं है हमारे पास अभी तक, ठीक है, अभी कंसिडरेशन डिसाइड नहीं हुई है हमारे पास। वो तो यही बात हो गई ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो ये तो नहीं चलेगा। तो ये डॉगमेटिक अप्रोच होती है, ये रिस्पॉन्सिव अप्रोच नहीं होती। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अंडर इंक्लूजन कर रहे हो, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट था जो इंक्लूड हो सकता था, पर आप अंडर इंक्लूड कर रहे हो, आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो इसको। और इस केस में ओवर इंक्लूजन हो रहा है, क्योंकि हम कोई भी बार्गेन को बोल रहे हैं, कोई भी प्रॉमिस को बोल रहे हैं कि एनफोर्स कर दो, इवन इफ कितने आउटरेजियस हैं। तो इधर हम बोलते हैं कि ये ओवर इंक्लूसिव है इसकी टर्म्स। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि अब अगर आपको समराइज़ करना है, देखो
बार्गेन थ्योरी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया कि इसने डिस्टिंक्शन दिया ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन की। ये आज भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स अगर आप देखोगे ना, डिफरेंट कंट्रीज़ के, अपनी कंट्री का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा के देख लो, वहाँ पे आपको ये ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन की डेफिनेशन ज़रूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ करी है बार्गेन थ्योरी ने कि डिस्टिंक्शन बताइए हमको ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। ये डिस्टिंक्शन बताने से क्या होता है, एक ना हमारे लॉ में कंसिस्टेंसी आती है, हमारे लॉ में कंसिस्टेंसी आती है, वो एक केस बेस नहीं रह जाता है। अब हमको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। पहले तो हम लोग, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बनानी थी तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी और एक डिस्टिंक्टिव सी और एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बना दी ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन की। पर ये गुड थ्योरी भी नहीं है, मतलब एक तरीके से तो इसने अच्छा काम किया। गुड थ्योरी क्यों नहीं है, अभी वही हम बात कर रहे थे कि ओवर इंक्लूजन कर रही है, आउटरेजियस बार्गेन्स को भी इंक्लूड कर रही है, अंडर इंक्लूजन कर रही है, बिकॉज ये डॉगमेटिक है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। वो बार्गेन जो चाह रहे हैं दोनों, एल्यूमिनाई भी चाह रहा है और कॉलेज भी चाह रहा है, पर नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ वन कंडीशन इज़ नॉट मैचिंग। तो इसके लिए बार्गेन थ्योरी की ये गुड थ्योरी नहीं है, एक उत्तम थ्योरी नहीं बन पाई है। तो इसीलिए फेयर्स टू डिस्क्राइब व्हाट एक्चुअली डू, बिकॉज ओवर इंक्लूसिव, ये जो अनफेयर बार्गेन्स होंगे ना, 1 किलो चावल वाला अनफेयर बार्गेन्स, ये कोर्ट्स कभी भी एनफोर्स नहीं करते हैं। और अंडर इंक्लूजन वाले बार्गेन्स जैसे कि एल्यूमनाई एंड कॉलेज, दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन, इवन विदाउट डिसाइडिंग कि क्या मोड ऑफ कंसिडरेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फेल टू डिस्क्राइब व्हाट कोर्ट्स एक्चुअली डू। तो ये थी आपकी बार्गेनिंग थ्योरी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है। बहुत सिंपल इंट्रोडक्टरी पार्ट करा है आपने, 2 क्वेश्चन को आंसर करा। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। विल मीट पार्ट 2 में, तो ज़रूर उस वीडियो के लिए वेट करना। फिर हम इस 1, 2, 3 पार्ट और हैं इस चैप्टर के, तब आपका चैप्टर ये ओवर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जुड़े रहिए, बने रहिए, सीखते रहिए।